बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं 5 to 9 एक्सरसाइज 3.3 के। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की दोनों आइडेंटिटीज, दोनों फार्मूलों को हम यूज करेंगे। उनकी मदद से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मेन एसएलओज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 to 9 उसमें हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज प्रूव करनी है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें आप देख भी सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है। ये एक आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है। इसे लैग्रांज आइडेंटिटी भी कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि लैग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। अब यहां पर जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूले यूज करने हैं, मैंने पहले से ही रीराइट कर ली ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब मैंने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा है। यहां पर लिखा है ये वाला फार्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का है। क्रॉस प्रोडक्ट के दो फार्मूले, एक विदाउट मैग्नीट्यूड और विद मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाला ये रिलेशन हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ एंगल। अब मुझे स्क्वायर चाहिए प्रूफ में, तो स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी आएगा हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन चुकी है, ऑलमोस्ट ये भी तकरीबन बन चुकी है। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन यहां पर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर है और ये मेरे पास है साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। साइन स्क्वायर बराबर होता है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहां पर मुझे इस साइन स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी, उसमें से ये एक फार्मूला है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवाए पहले 1 के साथ, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस टर्म को फिर कॉस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस साइन ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये भी आ चुका है और माइनस का साइन भी आ चुका है। अब इस कॉम्बिनेशन को हमने क्लोज करना है ए डॉट बी की फॉर्म के अंदर। हमारे पास जो ए डॉट बी का फॉर्मूला वो ये है कोसाइन एंगल की फॉर्म में। ए डॉट बी बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहां पर स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को कंबाइंड करते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ही और बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ही, और इसको लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी और कॉस मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर्स को हमने कंबाइन कर लिया ए की ब्रैकेट के अंदर। अब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फार्मूला किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा मेरे पास ए डॉट बी का
स्क्वायर। तो ये फार्मूले से हमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। आगे कहता है फाइंड द वेक्टर डी। ये वेक्टर डी हमने फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यानी जो वेक्टर डी फाइंड आउट करना है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। और फर्दर हमें ये कंडीशन गिवन है। इन 3 कंडीशंस की मदद से मुझे वेक्टर डी फाइंड आउट करना है। चले लेट कर लिया एक्स आई वाई जे जी के बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। मेरे पास यहां पर 3 कंडीशन है और डी वेक्टर के लिए मुझे 3 कंडीशंस की ही जरूरत पड़ेगी एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, जो वेक्टर डी फाइंड आउट करना है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए। परपेंडिकुलर से मुराद क्या है कि अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। इस कंडीशन को यूज करेंगे पहले हम। तो फर्स्ट कंडीशन को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के डी इज परपेंडिकुलर टू ए पर है। अगर ये परपेंडिकुलर है ए पर तो दिस इंप्लाइज डी का डॉट प्रोडक्ट ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब डी की वैल्यू क्या मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट ए वेक्टर, ये ए वेक्टर गिवन है दैट इज आई माइनस 2j इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम इस फार्मूले से जैसे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर ये सीख चुके हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के आई के कंपोनेंट को आई के साथ, इधर आई का कंपोनेंट एक्स है और इधर 1 है, इधर जे का कंपोनेंट और इधर जे का कंपोनेंट इधर y है और इधर -2 के बराबर है, इधर z का k का कंपोनेंट z है और इधर 0 है। ये डॉट प्रोडक्ट कर दी 2 वेक्टर्स d और a की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x -2y के बराबर आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं x वाली टर्म्स उधर लेके जा रहा हूं क्योंकि हमने 3 इक्वेशंस बनानी है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इधर आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास x/2। एक तो ये कंडीशन आ जाएगी, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बना ली, 3 इक्वेशंस बनेगी, फिर हम 3 अननोन नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, जो वेक्टर डी फाइंड आउट करना विच इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। अगर वो बी पर परपेंडिकुलर है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी डॉट प्रोडक्ट की के डी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या होगा, 0 के बराबर। अब डी मैंने क्या सपोज किया, वो ये वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट ऑफ बी। बी ये वेक्टर है, बी वेक्टर क्या मेरे पास 2i प्लस के बराबर। एक मिनट, इसको मैं वेरीफाइड कर लूं। चलिए ठीक है, i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2, j कंपोनेंट को j इधर नहीं है तो वो 0 एज्यूम करेंगे हम। इधर k कंपोनेंट z है और इधर k कंपोनेंट 1 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा 2x, ये 0 और ये z। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने y इन टर्म्स ऑफ x रखा, इसमें भी मैं z इन टर्म्स ऑफ x रख लेता हूं ताकि सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, 2 कंडीशन, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर से d इज परपेंडिकुलर टू a, d इज परपेंडिकुलर टू b। अब एक कंडीशन गिवन है कि c डॉट d किसके बराबर है 1। इस कंडीशन को यूज करते हुए फिर हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है कि c डॉट d किसके बराबर है 1 के बराबर है। c वेक्टर क्या मेरे पास 3i प्लस j है 3j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, d के साथ। तो d वेक्टर मेरे पास क्या है xi प्लस yj प्लस zk के बराबर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर i कंपोनेंट 0 है और इधर i कंपोनेंट x के बराबर है, इधर j कंपोनेंट 3 है और इधर j कंपोनेंट y के बराबर है।
k कंपोनेंट 2, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, 3y प्लस 2z किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y एंड z है, मैंने ऑलरेडी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ये z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इसमें रिप्लेस करेंगे तो तब हमें x का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर हम y और z का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3y की वैल्यू क्या है x/2 प्लस 2z की वैल्यू क्या है मेरे पास -2x, किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x/2 -4x प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम 3x माइनस 4 2 जार 8, ये 8 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने से, 8x इज इक्वल टू 1, 2 से जाके मल्टीप्लाई माइनस 5x और ये 2, तो फाइनली x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, इधर आ गया -2/5, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, x की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे y और z मिल जाए तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर d मिल जाएगा। इसे 1 में पुट करते हैं पहले, x वाली वैल्यू इधर 1 इंप्लाइज y बराबर है 1/2 x की वैल्यू क्या है -2/5, 2 के साथ कैंसल, तो दिस इंप्लाइज y किसके बराबर आ गया -1/5 के बराबर। y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, 2 इंप्लाइज दैट z किसके बराबर आ गया -2x, x की वैल्यू क्या है -2/5, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4/5, तो ये मेरे पास x y और z की वैल्यू आ चुकी है। इसे इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर d वेक्टर x की वैल्यू क्या है -2/5 i, y की वैल्यू -1/5 j प्लस 4/5 k, तो ये फाइनल वेक्टर्स आ जाएगा हमारे पास d। हमें d वेक्टर निकालना था, 3 कंडीशन गिवन थी, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशंस की मदद से हमने अपना सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द वेक्टर b, हमें b वेक्टर फाइंड आउट करना है फर्दर सच दैट a क्रॉस b बराबर है c के एंड a डॉट b बराबर है 3 के। ये दो कंडीशंस गिवन है हमें, और साथ में दो वेक्टर्स भी गिवन है a b और c b। हमें a और c वेक्टर गिवन है और a b वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। चलिए लेट कर लिया कि b वेक्टर इस फॉर्म के अंदर होगा xi yj z के, जो मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन पहली कंडीशन मेरे पास क्या गिवन है, पहले मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू c। पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे, इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं। a क्रॉस b बराबर है i j और k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसमें a के कंपोनेंट्स और इसमें b के कंपोनेंट्स हमने लिखने होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, क्योंकि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b के लिए। अब इधर a के कंपोनेंट लिखने, a के कंपोनेंट मेरे पास क्या 1 -2 और 3 के बराबर, और जो b वेक्टर जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, i कंपोनेंट x, j कंपोनेंट क्या y और k कंपोनेंट क्या मेरे पास z के बराबर। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब इसको एक्सपैंड करेंगे r1 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो r1 से एक्सपैंड करना होता है। जब r1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, i बराबर होगा किसके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट किसका आएगा -2 y 3 z माइनस फॉर्मूले का j कंपोनेंट, j वेक्टर सॉरी
जे के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे तो 1x 3z आ जाएगा। और लास्ट में जब z k लिखेंगे R1 की लास्ट एंट्री i j k आ जाएगा। के बाद क्या आ जाएगा, के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना 1x - 2y के बराबर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2z माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y के बराबर आ गया। ठीक है, माइनस j, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो z, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x के बराबर आ गया। और k आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस फॉर्मूले का, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास a क्रॉस b आया है अभी, क्योंकि मैं इस कंडीशन को यूज कर रहा हूं, a क्रॉस b बराबर है c के। तो ये a क्रॉस b ये सॉल्व कर लिया और ये किसके बराबर आ रहा है, c के। तो यहां पर मैं वेक्टर c लिखूंगा। c वेक्टर क्या है मेरे पास, दैट इज i प्लस j माइनस k के बराबर। और राइट साइड में ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास i इंटू -2z - 3y - j, इसको इसके साथ सॉरी z - 3x प्लस k y प्लस 2x। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन लेफ्ट साइड पे भी वेक्टर है और राइट साइड पे भी वेक्टर है। दो वेक्टर तब इक्वल होता है जब i कंपोनेंट i के इक्वल हो, j कंपोनेंट j के इक्वलेंट होता है। तो पहले मैं i के कंपोनेंट को इधर कंपेयर कर रहा हूं। जब i के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास इधर 1 है और इस साइड में क्या है 2z माइनस 3y आ गया मेरे पास। ठीक है, और इधर j का कंपोनेंट क्या है मेरे पास, j वाला कंपोनेंट इधर 1 है और राइट साइड पे क्या है मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास बाहर माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा -z प्लस 3x आ जाएगा। और लास्ट में k कंपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इधर -1 है और इधर क्या मेरे पास y प्लस 2x। ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास। जब मैंने a क्रॉस b को सोल्व किया तो राइट साइड पे ये वाला वेक्टर बना x और y x y z की फॉर्म के अंदर, क्योंकि a क्रॉस b किसके बराबर था, c के। तो ये c और ये c की वैल्यू रिप्लेस करके कोफिशिएंट्स को मैंने कंपेयर कर दिया i j और k, बिकॉज दो वेक्टर्स क्या है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो वेक्टर्स है, ये इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। मुझे x y z की वैल्यू मिलेगी तब मेरे पास b रिक्वायर्ड आएगा फाइनल सॉल्यूशन। चले जी, अब मुझे क्या करना है कि मैं z को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेता हूं इधर आसानी के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास y और z में है, इधर से और इधर से मैं z की y और z की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो z इधर आगे और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3x - 1, इसे कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। y को इधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, y किसके बराबर आ जाएगा 2x, इधर आगे -1 - 2x, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अब मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा। अभी मैंने इस कंडीशन को यूज करते हुए तीन इक्वेशंस बना ली x, y और z की फॉर्म के अंदर। अब मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर a डॉट b बराबर हो 3k तो फिर एक और इक्वेशन मिलेगी, देन हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस कि a डॉट b किसके बराबर है 3, अब मैं इस कंडीशन को यूज कर रहा हूं। तो a वेक्टर क्या है मेरे पास, वो ये आ जाएगा i - 2j प्लस 3k डॉट b वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है xi प्लस yj प्लस zk किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। इसको जब मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी i कंपोनेंट को i के साथ और j कंपोनेंट को j के साथ और k कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी x, y और z फॉर्म के अंदर। ये सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा मेरे पास -2y और लास्ट में आ जाएगा 3z। किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने तीन इक्वेशंस बनाई थी, यहां से मैंने सेकंड और
थर्ड को यूज करना है y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी z इन टर्म्स ऑफ x और y इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड और 3 को यूज करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। x ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास -2, y की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 -2x प्लस 3, z की वैल्यू क्या मेरे पास 3x -1 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे x का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर। x ये वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी 14x प्लस 2 माइनस 3 दैट इज -1, ये आ जाएगा 3। 14x 1 इधर जाके प्लस होके 4 हो जाएगा और ये डिवाइड होके मेरे पास x का सोल्यूशन आ जाएगा 2/7। ये x का सोल्यूशन आ चुके हैं। अब y और z का सोल्यूशन मुझे चाहिए, तो पहले मैं y का सोल्यूशन निकालूंगा x की वैल्यू रिप्लेस करके। तो 3 इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 2/7। तो y आ जाएगा मेरे पास -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7, एलसीएम लेके कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे तो -11/7। तो ये आ जाएगा y का और आंसर, और मुझे चाहिए z, तो सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू -3 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 2/7 -1, z आ जाएगा 6/7 -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाने के साथ तो -1/7। तो मेरे पास x, y और z का सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो विच इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर b। देयरफॉर b क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2/7i माइनस 11/7j माइनस 1/7k। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा इन दो कंडीशंस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d। एक तो ये कंडीशन गिवन है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। उसके बाद a क्रॉस c एंड b क्रॉस d, ये सेकंड कंडीशन गिवन है, उसे मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। मेरे पास दो कंडीशंस गिवन है जो उसे मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 की फॉर्म में। आगे वो कहता है शो दैट a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया पैरेलल, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स तब पैरेलल होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, या a इक्वल लैम्डा मल्टीपल नॉन जीरो मिले तो b को इक्वलेंट कर दे दोनों वेक्टर्स a और b को। लेकिन यहां पर हम ये कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे पैरेलल के लिए a क्रॉस b, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें a क्रॉस b की फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन। चले अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। बेसिकली देखिए मुझे इसको पैरेलल साबित करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अगर पैरेलल साबित करना है तो a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। तो मुझे क्या साबित करना पड़ेगा, a क्रॉस a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे 0 मिल जाता है, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 मिल जाए तो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। यही हमने साबित करना है इसके अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास दोनों इक्वेशंस गिवन थी तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग करता हूं दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, a क्रॉस b माइनस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ a क्रॉस c इक्वल राइट साइड में मेरे पास क्या है, c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड पे वेक्टर है, ये भी लेफ्ट साइड पे, ये दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं तो ये कॉमन आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो a क्रॉस b माइनस c बचेगा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद इसमें से d राइट साइड पर है तो राइट साइड पे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस b बचेगा, c माइनस b वेक्टर क्रॉस किसके बराबर आ जाएगा, d के बराबर। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट था, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट था, इन दोनों में a कॉमन था लेकिन वो लेफ्ट साइड पे था
तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पर ही कॉमन लेना है, यहां पर राइट साइड पे था तो राइट साइड पे मैंने ही कॉमन लिया इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये मेरे पास आ चुका है बी क्रॉस सी और ये आ चुका है बी क्रॉस सी के बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, इनको इंटरचेंज करते हैं इन वेक्टर्स को। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। जब वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, यानी इनको मैं इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, डी पहले आ जाएगा और सी माइनस बी आ जाएगा। अब इसको भी इंटरचेंज करता हूं, कॉमन लेता हूं माइनस, सॉरी यहां पर क्रॉस है डी के साथ, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा इसके बराबर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस बी क्रॉस सी। तो लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी के बराबर। इस टर्म को इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस हो जाएगी ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस ए क्रॉस सॉरी डी क्रॉस बी माइनस सी के बराबर। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका है। अब देखिए ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने इधर से ए कॉमन लिया था, लेफ्ट साइड पे था, इधर से मैंने डी कॉमन लिया था, वो राइट साइड पे था। ये भी एक सिंगल वेक्टर है, ये भी एक सिंगल वेक्टर है, लेकिन ये माइनस की फॉर्म में है, तो ये राइट साइड में है, तो ये राइट साइड पे कॉमन आ जाए तो अंदर क्या रह जाएगा, ए क्रॉस सॉरी ए माइनस डी, यानी ए माइनस डी बचेगा, क्रॉस वेक्टर क्या कॉमन लिया हमने दोनों में से, तो बी माइनस सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका। यही मैंने साबित करना था। स्टार्टिंग में मैंने कहा था अगर मुझे इनको पैरेलल साबित करना है a माइनस डी बी माइनस सी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी अगर 0 आ जाए तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। और स्टार्टिंग में उसने कहा था कि ए और डी बराबर नहीं, अगर ए और डी बराबर हो जाए तो हमारे लिए काम मुश्किल हो जाता, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया 6 का सेकंड पार्ट। बड़ा सिंपल सा था, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है फॉर द नॉन जीरो वेक्टर ए, यानी ए हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, ये कंडीशन हमें गिवन है स्टार्टिंग के अंदर। आगे फर्दर इफ एक तो ये कंडीशन हो और एक ये कंडीशन हो, यानी ए डॉट बी बराबर हो ए डॉट सी के एंड ए क्रॉस बी बराबर हो ए क्रॉस सी के, देन हमें साबित करना है कि बी बराबर होगा सी के। यानी इन दो कंडीशंस को मुझे यूज करना है, डॉट की और क्रॉस की। तो फिर मुझे क्या साबित करना है कि बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चले स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन मेरे पास क्या गिवन है, सिंस ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट सी के, इसको उधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी के बराबर। ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे डॉट प्रोडक्ट के अंदर दोनों लेफ्ट साइड में है तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका। अब यहां पर ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है बी माइनस सी, दो वेक्टर्स है, दिखाई हमें 3 दे रहे हैं, लेकिन ये बी माइनस सी जब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो ये सिंगल वेक्टर बनता है। यानी एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो दो वेक्टर्स का तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स। अब कंडीशंस और भी बन सकती हैं, 3 कंडीशंस आ सकती हैं। जैसे हम दो x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 के साथ, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, x बराबर है 0 के और x प्लस 1 बराबर है 0 के, इसी तरह सॉल्व करते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह इसको भी लेके चलते हैं। हमारे पास यहां पर 3 कंडीशन, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, एक तो ये 0 बराबर आ सकता है, यानी इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 हो सकता है, इट्स मीन उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि a 0 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास कि b माइनस सी वो क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और थर्ड लास्ट पॉसिबिलिटी, जैसे यहां से तो मैंने ये 2 पॉसिबिलिटीज निकाल ली, ये बराबर 0 के, ये बराबर 0 के, जैसे हम अलजेब्रिकली इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इट्स मीन लास्ट पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी,
ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं इस स्टेटमेंट की मदद से। अगर सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस हो तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, x0 और x प्लस 1 0, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, a0 हो सकता है, b माइनस c 0 हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c। अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या कहा था कि मेरे पास a क्या है, नॉन जीरो, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी बिकॉज 0 वाज गिवन, लिख लें इधर, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है, कि a तो नॉन जीरो है, स्टार्टिंग में एक तो जीरो हो ही नहीं सकता। उसके बाद तीसरी इसको सॉल्व करते हो, ये किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस b इक्वल c के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के बराबर, ठीक है। ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक हिस्सा प्रूफ हो चुका है, लेकिन दो कंडीशंस आ रही है मेरे पास इसको सॉल्व करते हुए। प्रूफ तो मुझे यही करना है, लेकिन इसका भी रिजल्ट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाइड करती है कि नहीं इस इक्वेशन के मुताबिक। चले जी, एंड अब क्रॉस की यूज करते हैं। ये तो मैंने डॉट प्रोडक्ट को यूज किया इस वाली इक्वेशन को, अब मैं क्रॉस वाली इक्वेशन को यूज करता हूं। तो a क्रॉस b किसके बराबर है, a क्रॉस c के बराबर, तो ये तरह के क्या हो जाएगा, माइनस, तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c किसके बराबर आ गया, 0 के। तो इससे क्या हो जाएगा, a कॉमन है, लेफ्ट साइड पे है, a क्रॉस b माइनस c, बिल्कुल इसकी भी तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लेकिन ये वेक्टर्स हैं, सिंपल अलजेब्रिक के अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती है, x0 x प्लस 1 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये भी 0 पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर 0 बना दें, सॉरी, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी 0 हो सकता है, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, ये सिंगल वेक्टर है, एक ये सिंगल वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो 0 के बराबर आए तो इट्स मीन दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहां पर परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का सिंबल है, और नीचे पैरेलल का आ रहा है, तो ये आ जाएगा a इज पैरेलल टू b माइनस c, इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं हमारे पास, ठीक है, b माइनस c आ जाएगा। लेकिन a स्टार्टिंग में क्या है, नॉन जीरो नंबर, ये तो 0 नहीं है, इसको लिख लीजिएगा गिवन, जैसे ऊपर लिखा कि ये तो पॉसिबिलिटी में नहीं आता गिवन, इसको उधर लेके जाते हैं तो b इज इक्वल टू c वेक्टर, और लास्ट में ये तो पैरेलल है हमारे पास, तो a इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा, b माइनस c के बराबर, इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। क्योंकि मुझे जो रिजल्ट ड्राइव करना है उसमें सिर्फ एक कंडीशन है, ये तो एलिमिनेट होगी, b इज नॉट जीरो, a नॉट जीरो, a नॉट जीरो, मुझे एक तो साबित करना है b बराबर c, वो दोनों में आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, यहां पर ये कह रहा है कि a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, लेकिन यहां पर कह रहा है a इज पैरेलल टू b माइनस c, दोनों स्टेटमेंट से ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि दो वेक्टर्स एट ए टाइम परपेंडिकुलर हो और दो वेक्टर्स एट ए टाइम पैरेलल हो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड करेगा, ये परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि एट ए टाइम ना वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना वो पैरेलल हो सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 a and b minus c is not parallel and perpendicular at the same टाइम, यानी सेम टाइम में वो ना पैरेलल हो सकते हैं ना वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और a और b माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो फाइनली ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करी, तो रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या बची दोनों के अंदर, ये प्रूव्ड हो जाएगा रिजल्ट हमारा जो हमने प्रूव्ड करना है स्टेटमेंट b इज इक्वल टू सी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है फॉर द वेक्टर्स a b एंड c। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो, इफ देयर सम इज जीरो, यानी a प्लस b प्लस c जीरो हो, देन हमने प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी क्रॉस प्रोडक्ट की।
ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है और ये इक्वेशन हमें गिवन है सम ऑफ वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे पास 3 वेक्टर्स गिवन है a b एंड c, मैं वन बाय वन क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। पहले मैं a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर b के साथ, फिर मैं रिजल्ट को बड़ी आसानी के साथ ड्राइव कर लूंगा, c की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a बोथ साइड। तो a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, a क्रॉस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये a क्रॉस a हो जाएगा, a क्रॉस a, और ये आ जाएगा a क्रॉस b, और लास्ट में आ जाएगा a क्रॉस c। ये आइडेंटिटी बन जाएगी मेरे पास। और ये क्रॉस वेक्टर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही होता है, और सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है। यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, दो वेक्टर्स अगर सेम हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 के ही इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। ठीक है, ये बच गया मेरे पास a क्रॉस b, लेकिन यहां पर मुझे जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी है उसमें c क्रॉस a है। इस बात को याद रखिएगा कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a। ये एंटी कॉमोटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉमोटेटिव नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कॉमोटेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज करूं वेक्टर्स को तो माइनस साइन आ जाएगा मेरे पास c क्रॉस a, और ये मुझे आइडेंटिटी इसके साथ मैच करेगी जो प्रूफ करनी है। तो ये आ जाएगा मेरे पास a क्रॉस b किसके बराबर, c क्रॉस a। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं b के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। टेकिंग सॉरी इसे सेकंड कह देते हैं, 1 ऑलरेडी मैंने यूज किया विद b। तो 1 के साथ मैंने ये करना है क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, b क्रॉस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया b को हर एलिमेंट के साथ अंदर वेक्टर के साथ। तो ये जो प्रूफ करना है मुझे उसमें a क्रॉस b है, इसको भी मैं इंटरचेंज करता हूं थ्रू दी प्रॉपर्टी ऑफ एंटी कॉमोटेटिव। तो याद रखिएगा माइनस टाइम्स a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इंटरचेंज करें वेक्टर्स को तो बाय नेगेटिव साइन आता है, और सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये डिफाइन किया हुआ मैंने यहां पर, ये तो हो जाएगा 0, और प्लस ये वैसे ही आ जाएगा b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा b क्रॉस c इक्वल a क्रॉस b के बराबर। तो ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को वो कहता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a है, और a क्रॉस b इक्वल आल्सो इक्वल टू b क्रॉस c के बराबर है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक नंबर x के बराबर है और एक नंबर y के बराबर, तो इट्स मीन a इक्वल x इक्वल y। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, क्या होगा कि a क्रॉस b बराबर है किसके, b क्रॉस c के। इट इज आल्सो इक्वल टू b, a क्रॉस b किसके बराबर है, c क्रॉस a। तो ये रिजल्ट ड्राइव हो गया हमारा, जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ a b c आर यूनिट वेक्टर्स। पहले ये तो ये लाइन लिखी है, a b और c क्या यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यहां पर मैंने डिफाइनिंग कर ली सॉल्यूशंस के अंदर, सिंस a b c आर यूनिट वेक्टर्स देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल टू 1। तीनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब आगे देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है, a जो वेक्टर a है इस परपेंडिकुलर टू b एंड c, यानी हमारे पास एक वेक्टर b है और एक वेक्टर c है, इस पर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है दैट इज a। परपेंडिकुलर से मुराद इसके साथ भी और इसके साथ भी एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, एक ये कंडीशन है। दूसरी कि इसका डॉट प्रोडक्ट a इज परपेंडिकुलर टू b से मुराद है कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और a इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c से मुराद क्या होगा कि a डॉट c इज परपेंडिकुलर टू 0 के बराबर। अब ये कंडीशंस भी मुझे गिवन, मैं इधर ही रीराइट करूंगा। नाउ a इज परपेंडिकुलर टू b, एक तो ये स्टेटमेंट है, इंप्लाइज क्या होगा, a
डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम। उसके बाद A is also perpendicular to C, A is also perpendicular to C by definition of dot product A dot C किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास आ चुकी है। अब देखिए दोनों वेक्टर्स A और B और C पर एक वेक्टर परपेंडिकुलर दैट इज A, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद अब आगे चलने सेकंड स्टेटमेंट से पहले यहां तक पहले इसको एलैबोरेट कर लेते हैं, हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से हमें यह भी मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी, तो ये वेक्टर हमेशा इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी बी और सी पर बी क्रॉस सी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। तो मींस तो ये भी तो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पर, ये भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी पर, लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ और ये बाय डेफिनेशन है और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। इट्स मीन कि ये जो बी और सी के ऊपर एक और परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, दैट इज बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए तो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन किया है कि ए परपेंडिकुलर बी पर बी और सी पर, ये बाय डेफिनेशन है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बी क्रॉस सी ऑलवेज परपेंडिकुलर बी एंड सी। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैच करें, ये कोलिनियर्स हैं दोनों के दोनों वेक्टर्स। अगर ये कोलिनियर्स हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, हम इसको यूज करेंगे। दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक नॉन जीरो स्केलर हमें जरूर मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। इसी तरह क्योंकि हमारे पास ये और ये कोलिनियर है, इधर लाइन लिखने से, सो ए एंड बी क्रॉस सी इज कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, और ये कोलिनियर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर तो क्या होगा कि एक नॉन जीरो स्केलर हमें जरूर मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास इसके इक्विवेलेंट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोलिनियर से मुराद के ए इज पैरेलल और कोलिनियर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जो मुझे आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तकरीबन उससे मैच कर रही है हमारे पास। सॉरी यहां पर 2 है, ये हमने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, और ये प्लस माइनस चाहिए क्योंकि जब हम चेकआउट करेंगे एक वेक्टर्स है हमारे पास तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। जरूरी नहीं अपवर्ड ही हो परपेंडिकुलर, वो डाउनवर्ड भी परपेंडिकुलर होता है, नीचे की जानिब से भी परपेंडिकुलर हो सकता है उस बी और सी पर भी। एक तो पॉजिटिव भी मिल सकता है और एक नेगेटिव भी मिल सकता है। यहां पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है लैम्डा की वजह से, क्योंकि लैम्डा इज नॉन जीरो नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज आ जाएगी, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये चीज आ गई इस कंडीशन से कि हमारे अगर वो परपेंडिकुलर बी और सी पर तो उस पर एक वेक्टर और परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज बी क्रॉस सी, तो ए और बी क्रॉस सी कोलिनियर हो गए, तो कोलिनियर की डेफिनेशन यहां पर हमने अप्लाई कर दी। अब हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली और हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। आगे एक और कंडीशन की थी, द एंगल बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज π/6। ये मेरे पास है, यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाता है। चले स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे हम नाउ। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, बोथ साइड्स टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स मैग्नीट्यूड लें तो ये क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेंथ मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर में वेक्टर्स के बारे में नहीं मालूम वेक्टर कैसे हुई, लेकिन इसकी आंसर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहां पर हमें जो लैम्डा मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा ना कि नेगेटिव, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड। ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये ए यूनिट वेक्टर था, उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये तो आ गई लैम्डा। अब बी क्रॉस सी, मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा यहां पर, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा आ चुका है। अब स्टार्टिंग के अंदर उसने क्या था, बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता वो कितना है, π/6। इसमें π/6 रिप्लेस करेंगे और साथ में बी और सी की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सी 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, थीटा से मुराद π/6, वो मुझे गिवन है ये एंगल। इसकी वैल्यू थी 1/2 और ये 1 खत्म हो जाएगा 1/2,
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाए इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो फाइनल मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। देयरफॉर 4 बिकम्स इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगी मेरे पास, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, b क्रॉस c। तो ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना था जो स्टेटमेंट में गिवन थी कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है डॉट एंड क्रॉस से रिलेटेड। तो मैंने राइट हैंड साइड ली, इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं पहले भी सेकंड चैप्टर के अंदर। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा a डॉट a इंटू बी डॉट बी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a डॉट b इंटू ए डॉट बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट ए ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो इक्विवेलेंट होता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर ए डॉट बी, क्योंकि सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर ए डॉट बी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला यूज कर लिया कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको एलिमिनेट करना है। इधर मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये मैट्रिक के अंदर भी आपने 7 चैप्टर के अंदर ये आइडेंटिटीज पढ़ी है जो पुरानी बुक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को मैं उधर ले जाता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, साइन स्क्वायर। इसमें रिप्लेस करते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तीनों के स्क्वायर है तो कंबाइन कर लेते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा यहां पर आए, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो किसके इक्विवेलेंट है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू ये आ जाएगी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो बाहर क्या उसका स्क्वायर विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ ए मैग्नीट्यूड इज 3 बी मैग्नीट्यूड इज 5 ए डॉट बी इज 60, ये 60 नहीं है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा 15/4 है, क्योंकि 60 से सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब सोल्यूशन आपकी बुक में जो दिया है वो 15/4 के मुताबिक है, उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। और हमें फाइंड आउट करना ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, यानी मुझे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के लिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, लेकिन मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चले आए स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इधर यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा 15/4 आ जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5, कॉस ऑफ थीटा 15/4, ये 15 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये cos थीटा विच इज 1/4 आ जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, 15 आगे डिवाइड, सॉल्यूशन cos थीटा की वैल्यू 1/4। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के बराबर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी। देखिए यहां पर अभी जैसे पिछले पार्ट के अंदर मैंने सॉल्व किया है, मेरे पास कॉस की वैल्यू है, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो मैं क्या करूं, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं, अगर इसका स्क्वायर रूट लेने तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। तो साइन थीटा हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर ली, अगर इसको सॉल्व करें तो 1/16, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15, वैसे ही आ गया, और इसका आंसर आ जाएगा 15 ओवर, इसका सॉल्व करेंगे अंडर रूट 15/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस आगे पीछे हैं। इसमें मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, इसमें गिवन है, इसमें ए डॉट बी गिवन था और इसमें फाइंड आउट करना है। वैसे ही लेके चलेंगे, जो हमें गिवन है उसी को यूज करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ये गिवन है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 8 के बराबर है। अब इसका फॉर्मूला किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। वैल्यूज क्या मेरे पास, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, दैट इज साइन थीटा, दैट इज 8 के बराबर। ये 10 बनेगा, 10 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10, दिस इंप्लाइज दैट, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4/5। ठीक है, इसमें तो कॉस की वैल्यू निकली थी, उसमें साइन की वैल्यू निकल आई। अब मुझे ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, तो ए डॉट बी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये किसके बराबर है भाई, यूजिंग ए डॉट बी इज इक्वल टू, वो आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी और साइन की गिवन है, बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अगर थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करें, क्योंकि मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी तो मैं साइन को उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, उधर जाके साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन की वैल्यू गिवन हो और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये कॉम्बिनेशन, अगर कॉस की वैल्यू गिवन हो और साइन की वैल्यू निकालनी हो तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जाके पढ़ेंगे ये इन कॉम्बिनेशंस को। चलिए वैल्यूज रिप्लेस करते, तो ए डॉट बी बराबर, इसकी वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू कितनी है 5, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 के बराबर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास अंडर रूट, ये आ जाएगी 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10। अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहिए तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें आप, तो ये आ जाएगा 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ए डॉट बी का आंसर आ गया 6, और इस पार्ट के अंदर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ चुकी थी 15 अंडर रूट 15/4। सिमिलर क्वेश्चन से जस्ट टेक्निक थोड़ी सी चेंज थी कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। फार्मूला ये तीनों पार्ट्स के अंदर अप्लाई हुआ है, ये वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके पढ़ेंगे हम।